नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग की सामान्य विज्ञान वरिष्ठ उपाध्याय का पुस्तक का 28वां अध्याय अंतःस्रावी ग्रंथियों का शेष भाग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति देखी थी। फिर हमने पीयूष ग्रंथि की संरचना देखी थी। उसके बाद हमने थायराइड ग्रंथि की संरचना देखी थी। फिर हमने पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था और अब आज हम अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, वृक्क के अग्र सिरे पर टोपी समान ग्रंथि होती है। इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसमें 3 प्रकार के हार्मोन हैं। पहला मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, इससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में परासरण दाब का नियमन करता है। दूसरा है ग्लूकोकार्टिकोइड्स से फिर 2 हार्मोन हैं, कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन। कार्टिसोल जो है और कार्टिकोस्टेरोन ये ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस और यूरिया संश्लेषण को बढ़ाते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस क्रिया का नियंत्रण करते हैं और यूरिया संश्लेषण को बढ़ाते हैं। तीसरा है लिंग हार्मोन, नर में एंड्रोजन हार्मोन और मादा के एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण होता है। एड्रिनल मेडुला, इसमें 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला एड्रिनलिन, दूसरा नॉरएड्रिनलिन। नॉरएड्रिनलिन हार्मोन संकट अवस्था में उग्र प्रतिक्रिया हेतु हमें तैयार करते हैं और एड्रिनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है जिसमें सोडियम और जल का उत्सर्जन ज़्यादा होने लगता है, यानी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हृदय के आगे स्थित होती है। यह द्विपालित ग्रंथि है। जन्म के समय ये विकसित होती है। 8 से 10 वर्ष की आयु तक बड़ी होने के बाद ये छोटी होने लगती है धीरे धीरे और वृद्धावस्था में ये तंतु के समान संरचना रह जाती है। इससे जो थाइमस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है वो है थाइमोसिन हार्मोन। इसका कार्य है जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनको बाहरी प्रतिजन नष्ट करने के लिए प्रेरित करना। फिर आता है पीनियल बॉडीज। ये मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है उनके बीच में एक खोखले व्रंत पर स्थित होती है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन होता है और कार्य है त्वचा का रंग हल्का करना और जननांगों के विकास और उनके कार्य का अवरोधन करना। नेक्स्ट ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मनुष्य के उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है और इसका 98.99% भाग अंतःस्रावी बहिःस्रावी होता है और जो शेष भाग है 98.99% जो भाग है वो है बहिःस्रावी और जो शेष भाग है वो है अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे से अंडाकार समूह के कोशिकाओं का समूह जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। और इनमें 2 तरह की कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है
जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। और हम जानते हैं अनियमितता में कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि, वृषण, अंडाशय। नर जनन ग्रंथि में शुक्रजन नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाएं होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है, और सहायक जननांगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास का नियमन इन्हीं हार्मोन के द्वारा होता है। अंडाशय में ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है जो सहायक जननांगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास का नियमन करता है। कार्पस, ये तो था ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा। ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन। और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भ्रूण के आरोपण में मदद करता है और स्तनों में दूध उत्पन्न करने का कार्य करता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय शिशु जन्म को सुगम बनाता है। इस समय जो श्रोणि मेखला का प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ जो होता है, संधि जोड़, उसको ये थोड़ा शिथिल करता है ताकि शिशु जन्म आसानी से हो सके। तो विद्यार्थियों, इसके साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। इसमें आपको जो मेन अंतर क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे, जैसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन के अल्प स्त्रवण से होता है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो आपको थोड़ा सा नाम का ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाएगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तुलनात्मक प्रश्न, अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखो। क्वेश्चन जो आते हैं, ग्रंथि की स्थिति, ग्रंथि का चित्र हो तो चित्र, कार्य, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन और उन हार्मोन की अधिकता से क्या हो रहा है और कमी से क्या हो रहा है। यदि हम इतना सा पढ़ लेते हैं तो हमारा ये अध्याय बड़े अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना के बारे में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई संदेह होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।